रमनदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इतने इंटरव्यूज़ तो आपने ऑलरेडी दिए हैं, यहाँ पे मतलब हर छोटी छोटी डिटेल्स तो पता चल गई है, लेकिन आपके बारे में मुझे जानना है कि मतलब आप थोड़ी आपकी डिटेलिंग दीजिए कि मतलब यहाँ स्क्रीन पे दिखने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अचानक जब ये प्यार मिल रहा है इसे कैसे संभाल रहे हो? प्यार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ संभाल लूँ अच्छे से और संभाल के रख लूँ, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से शायद दुनिया रन कर रही है और मुझे मिल पा रहा है वो लोगों से, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेके। और इससे पहले की लाइफ तो एक छोटा सा बच्चा है जो चंडीगढ़ में पैदा होता है और उसको लगता है कि वो क्रिकेट खेलेगा और इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी इधर इस फील्ड में आना या आर्ट में आना कभी मेरे किसी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था ये कि मैं कभी ऐसा कुछ करूँगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके लिए लिखी होती हैं और आपको पता नहीं कि हाँ ऐसा कुछ होगा आपके लिए, जो फ्यूचर आपके लिए अनफोल्ड करता है। और वही ब्यूटी भी है कि आपको इन फ्यूचर पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वही है कि चंडीगढ़ में जब मैं था तो मैं स्पोर्ट्स में था और मैं सोच रहा था कि उसी को आगे परस्यू करूँगा, बट एक्स वाई जेड रीज़न से मैं वो नहीं परस्यू कर पा रहा हूँ और मैं थिएटर में आ जाता हूँ और फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि साथ के साथ और थिएटर के साथ में जब ऑडिशंस कर रहा था ना, जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि सिनेमा फील्ड ऐसे ऐसे होती है कि आप, मैंने टीवी पे देखा है या थिएटर्स में देखा है, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी पर्दे पे आएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। इवन थिएटर जब कर रहा था तो भी इतना नहीं था, बट बाय द टाइम जब ऑडिशन देने स्टार्ट करे मैंने और जब मेरा मन मर्जियाँ पहला क्रैक होता है, जब मैं सेट पे जाता हूँ तब मुझे लगता है यार ये तो कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। मतलब इवन अनुराग सर जब हैं तो अनुराग कश्यप सर, आप, मैं फ़ैन हूँ उनका। गैंग ऑफ वासेपुर देखता हूँ मैं, सेक्रेड गेम देखता हूँ मैं, तो आप कहते हो क्या बनाया है इन लोगों ने। तो अब धीरे-धीरे वो जो आप होता है ना कि आपका वो बड़ा लगाव बढ़ता चला जाता है, आप एक तरफ अलाइन होते चले जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता। तो ऐसे ही था कि बाय द टाइम मैं थिएटर कर रहा था, साथ के साथ ऑडिशंस दे रहा था। तो लकीली कुछ-कुछ ऑडिशंस क्रैक हो रहे थे, जैसे कैंपस डायरीज़ मेरे को चंडीगढ़ से मिला, कैट मेरे को चंडीगढ़ में रहते हुए मिला। बट कैट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार अभी मूव कर देना चाहिए बॉम्बे में, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा है कि मेरे दीदी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो हॉकी प्लेयर हैं, मेरे भैया हॉकी प्लेयर हैं, तो हमारा पूरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही था। डैडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, अभी दीदी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो वो सारे मतलब पढ़ाकू और थोड़े फोकस लोग, और मैं भी स्पोर्ट्स में था तो मेरे को था कि यही तो करना है। फिर बट कभी ना ऐसा नहीं हुआ जब मैंने फ़ील्ड चेंज करी और मैंने उनको बोला कि अभी मैं एक्टिंग करूँगा और उनका कोई ऐसा बहुत अलग रिएक्शन था कि क्या कर रहा है। वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं उस चीज़ को लेके कि कभी उन्होंने किसी चीज़ में ना रोका ही नहीं मुझे कि तू ये मत कर, ये सही नहीं है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसी फैमिली मिली है और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो कहीं न कहीं वो बायस्ड है मेरे को लेके कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आई नहीं मुझ पे, और वो लोग हैं तभी मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। फिर बॉम्बे आके अपना अलग फिर हसल स्टार्ट होता है कि ये शहर आपको बड़ा ड्रीमी ड्रीमी लगता है चंडीगढ़ से कि भाई वहाँ जाएँगे और सीधा लोग आपको प्लेटर में चीज़ें दे देंगे कि यार एक शो आ रहा है तो वो लोगों, क्योंकि मेरे को बहुत उम्मीदें थी कैट से कि शायद चीज़ें बहुत जल्दी उसमें काउंट ऑन और बढ़ जाएगा मेरा काम में, बट ऐसा हुआ नहीं और 4 साल लग गए राख को मिलते-मिलते। तो वो जो बीच की जर्नी थी वो काफ़ी अप एंड डाउन की थी, उसने काफ़ी, वो होता है ना कि काफ़ी घिसा-घिसा के यहाँ पहुँचे हैं। तो वो वही चीज़ है कि आसानी से नहीं मिलती आपको चीज़ें, और जब मिलती हैं तो आपके ऊपर ही है कि आप क्या करने वाले हो उसके साथ। क्योंकि अब ऐसी अपॉर्च्युनिटी अगर मेरे को मिले और मैं वो वेस्ट कर देता, तो फिर वो मेरे लिए तो ड्रॉबैक है ही, बट एट द सेम टाइम जो एक नया चेहरा है इस शहर में, जो सोच रहा है कि किसी दिन मेरे को ऐसा कोई कैरेक्टर मिले और मैं शायद जो मेरी मेहनत है वो मैं दिखा पाऊँ लोगों को कहीं न कहीं किसी कैरेक्टर के थ्रू। हम, मेरे जैसे बहुत लोग हैं बॉम्बे में, तो हम ना कभी खुद को अकेले ही रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम उस पूरे कुनबे को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, जो लोग रोज़ जा रहे हैं, रोज़ ना सुन रहे हैं, रोज़ उस हसल में लगे हुए हैं कि यार एक दिन आएगा, एक दिन हमारी मेहनत सफल होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर खराब करा ना, तो सिर्फ़ हमारे लिए खराब नहीं हो रहा है, वो उन सब नए चेहरों के लिए हो रहा है। क्योंकि मेकर्स की होप टूट जाती है उसमें, और डायरेक्टर्स का बिलीव भी टूट जाता है कहीं न कहीं कि नए मौके, नए चेहरे को चांस देना। तो काफ़ी इन छोटे कंधों पे काफ़ी ज़िम्मेवारी थी, जो मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको
जस्टिफाई कर पाऊँ अपने कैरेक्टर को, कि ऐसा ना लगे कि वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। हम ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं ना जहाँ पे लोग मोटिवेट करने से ज़्यादा डीमोटिवेट करने में बिलीव करते हैं, तो आपके भी सामने आई एम श्योर ज़रूर ऐसी बातें आई होंगी कि एक हीरो को देखो तो कद ऊंचा चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, मतलब एकदम फिटनेस वाला होना चाहिए। आपके सामने भी आई एम श्योर ऐसी आई होंगी, आपको भी रास्ता भटकाया गया होगा। मैम वो ना, देखो हर बंदा अपना एक परसेप्शन लेके आता है चीज़ों के लिए, और वो एग्जिस्ट भी करता है। मैं ये नकार नहीं रहा हूँ उस चीज़ को कि वो नहीं होता है बहुत लोगों के लिए, वो वर्क भी कर रहा है कि उस हिसाब से उनको काम मिल रहा है। पर मैं ऐसा ही हूँ, रमन की बॉडी यही है, रमन की अभी वॉइस ऐसी है, और अगर मैं किसी और को देखता रहूँगा तो मैं हमेशा कंपैरिजन में ही रहूँगा, हमेशा। और अगर वो सेल्फ डाउट बढ़ता ही जाएगा कि आप ना किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर करने में लगे हुए हो, जो कि गलत है। क्योंकि जितनी जर्नी मेरी खुद की मेरे लिए इंस्पायरिंग है ना, शायद ही किसी और की हो सकती है। क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ, जो मैंने हासिल करा, या जो मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड जो देख रहा हूँ कि एक फार्मर फैमिली है, और वहाँ से यहाँ तक आना, क्योंकि मेरे पापा अमेठी में थे, अमेठी से छोड़ के वो चंडीगढ़ आए अपनी पूरी फैमिली लेके। बट फिर मैं उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अब मैं, कोई आदमी आके मेरे को ये बोले कि भाई तेरी वॉइस ऐसी है, तेरा शरीर ऐसा है, या तेरी बॉडी ऐसी है, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो वो मेरे को अच्छे से नहीं जानता है, और मैं उसका व्यू पॉइंट लेके घूमता रहूँगा, फिर तो बहुत नेगेटिविटी है दुनिया में। बट मुझे खुद पॉजिटिविटी ढूँढनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और खुद को अपने वैसे आस-पास लोग रखने पड़ेंगे। जो मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको लेके, कि जो हमेशा मोटिवेट करते हैं मेरे को। और ना, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, पर ना एक बुद्धू भैया थे, बुद्धू भैया रास्ते में निकले, और बुद्धू भैया को बहुत लोग मिले, उन्होंने बहुत बातें बोली, पर बुद्धू भैया ने किसी की सुनी नहीं, और बुद्धू भैया निकल गए। तो वही बुद्धू भैया हैं हम, जो सुन नहीं रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। मतलब जो अच्छा बोल रहा है, या जो जेन्युइन गाइड कर रहा है, उसकी बातें आप समझो, आप उसको फॉलो करो। बट एट द सेम टाइम अगर कोई डिमोटिवेट कर रहा है, जितनी जल्दी आप उसको अपने सराउंडिंग से कट कर दोगे, उस एनर्जी को कट कर दोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका समय बच जाएगा बहुत। तो मैंने कोशिश करी है अपना थोड़ा समय बचाने की। इन 4 सालों में मतलब ऐसे लोग टकराए ज़रूर है आपसे? बहुत टकराए हैं बॉम्बे में। लाइक आप रामनगर को ना बहुत होपफुल स्पेस बोलते हैं, जो कि है भी, क्योंकि इतने स्टार्स बने हैं। मतलब एज एन एक्टर आपको उम्मीद रहती है कि मैं भी कोई एक ऐसा ऑडिशन क्रैक करूंगा और मेरे को मिलेगा। एज एन मेरे को राख भी वहीं से मिला, रामनगर से ही, एंटी कास्टिंग से। बट एट द सेम टाइम वो नेगेटिव स्पेस भी है, क्योंकि रोज इतने एक्टर्स आते हैं और इतने लोग ना सुनते हैं, इतने लोगों की उम्मीदें टूटती हैं रोज। वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो स्पेस में ही रहती है। बट एट द सेम टाइम वही एक्टरों की दाद देने वाली बात है कि वो सब कुछ होने के बावजूद वो रोज वापस आते हैं, कास्टिंग हाउसेज में जाते हैं, और कास्टिंग हाउस भी उतनी शिद्दत से लोगों को बुलाते हैं कि आओ, हम आपको टेस्ट करने को रेडी हैं, हम एक नए चेहरे को मौका देने को रेडी हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक न्यू फेस आपको कहीं एक मेजर वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिलना। और यही होपफुल भी है, यही होप भी है कि एक कैरेक्टर आएगा जो हमारी मेहनत रजिस्टर कराएगा लोगों को, या हमें खुद फील होगा कि भाई इतने टाइम की जो जर्नी है, जो हसल है तुम्हारा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि 2018 में मेरा पहला प्रोजेक्ट मेरे को मिला था, 2018 से 2026 आ गया, तो इतने साल की तो जर्नी है, अभी वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मेरे को एक पॉइंट पे पहुँचा रही है। तो मेरे को है कि इससे आगे अगर जाना है तो वो ऐसा ना लगे कि वो सब वेस्ट कर दिया हमने। वो कोलैबोरेटिव सबका सपोर्ट है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपनी वजह से नहीं बैठा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसने मेरा कहीं किसी एक ऐसे रूम में वर्ड ऑफ माउथ करा होगा जहाँ मैं हूँ भी नहीं, बट मेरे बारे में किसी ने बात करी है, किसी ने मेरा सजेशन दिया कहीं पर, यार कि इसको तुम टेस्ट कर लो, या किसी ने एक अच्छी बात मेरे बारे में बोली, यार कि वो लड़का है चंडीगढ़ से, उसको एक बार देख सकते हैं। मतलब मुझे, और मैं बहुत लोगों से अनअवेयर भी होऊंगा, या शायद बहुत लोग मेरे बारे में भी अच्छा भी बोल रहे होंगे, जिनको मैं अभी नहीं जानता, मैं इन फ्यूचर कभी मिलूंगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा करा है, पर वो उसका क्रेडिट भी नहीं लेते कभी। तो बहुत सारे ऐसे ना दिखने वाले हाथ हैं जो पीछे से आपको पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और भगवान की दया है। रज्जू के लिए जब आपकी हम्म। कास्टिंग हुई, तो जब ऑडिशन आपने दिया होगा उस वक्त आपको क्या कहा गया था? मेरे को यही कहा गया था, ऑडिशन आया, हम एक शो की कास्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्राइम शो बना रहे हैं, और ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, और आपको टेस्ट करना है। क्योंकि मेरे को सेल्फ टेस्ट आया था उसके लिए, जब मैं चंडीगढ़ में था, और मैं 10 दिन के लिए गया था चंडीगढ़, और अभी 4 साल बीत चुके थे बॉम्बे में रहते हुए, और कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हो नहीं रहा था। और मैं चंडीगढ़ में सोच रहा हूँ कि अभी जाऊँगा
और अब रैप कर दूँगा, मतलब बॉम्बे छोड़ दूँगा अब। फिर वहाँ पे राग का ऑडिशन आता है चंडीगढ़ में और मैं कहता हूँ भगवान थैंक यू सो मच कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी आना 4 साल बाद। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंटी कास्टिंग को लेके, वैभव सर को, आयुष भाई को, कि उन्होंने मेरे को 4 साल बाद भी याद रखा, क्योंकि मैंने कैट भी उनके साथ ही करा था, उन्होंने ही टेस्ट करा था मुझे कैट के लिए भी। कि इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कि है ना आपको, और मेरे से बेहतर भी होंगे नो डाउट, मेरे से अच्छे एक्टर्स भी होंगे, बट आपको सही टाइम पे सही जगह होना, वो एक सही बंदे का आपका रेफरेंस दे देना या आपके बारे में बात कर देना कि हम उसको उसको एक बार देख लेते हैं करना, वो बोलना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि सबने किसी ने बोल दिया तो हो जाएगा, वो कहीं न कि एक लैडर कम कर, जैसे सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो तो एक लैडर किसी ने कम करवा दी आपकी। वो ना चाह मतलब, और उसने वो कोई बात हो गई। ऐसा डेलिब्रेट भी करने की कोशिश नहीं करी, बस उसने कोशिश करी एक बार कि करके देख लेते हैं। तो वो होना भी बहुत ग्रेटफुल है। तो मैंने पहला ऑडिशन दिया चंडीगढ़ से सेल्फ, फिर सेकंड राउंड के लिए बोला उन्होंने बॉम्बे में करना है स्टूडियो वाला, मैंने कहा ठीक है, अभी रूम तो छोड़ा नहीं, मैंने कहा रेंट जा रहा है मेरा, आ जाता हूँ। तो मैं आया, अब वहाँ पे हम आते हैं ऑडिशन के लिए और वहाँ पे 15 लोग हैं टोटल मुझे मिला के, और मैं 1 हफ्ता पहले आ गया था और मैं तब आके फ़ील करता हूँ इस प्रोजेक्ट का बज़ कितना है इस आराम नगर में। ऐसा लग रहा था सिर्फ़ एक ही प्रोजेक्ट की कास्टिंग हो रही है, कि यही मेरे जो दोस्त यार मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई एक-एक प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है, तू उसके लिए अप्लाई करना, तूने तो काम भी करा है उनके साथ। और मेरी मम्मी बोलते हैं कि ना जब तक काम हो ना जाए ना बताना नहीं चाहिए किसी को। तो मैंने नहीं बताया किसी को कि मैं उसी का टेस्ट करने आया हूँ। तो मैं गया ऑडिशन करने, तो फिर वो बोलते हैं कास्टिंग टीम से कि आप रज्जो प्ले करोगे और ये बाकी चारों लोग बाबू प्ले करेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इतना बज़ है, मेरे को कभी वो क्लैरिफ़िकेशन नहीं दिया उन्होंने कि सिर्फ़ तुम रज्जो के लिए लॉक हो गए हो। मुझे लगा आज 14 बाबू हैं, कल 14 रज्जो भी आ जाएँगे, कौन-सी बड़ी बात है, इतना मैसिव प्रोजेक्ट चल रहा है ये। तो अब मैंने उन सब के साथ ऑडिशन करा, जो आपने सेकंड एपिसोड में सीन देखा होगा जिसमें रज्जो और बाबू की फाइट होती है जॉनी को बचाने के लिए, कि यार जॉनी उसको मारना नहीं, बच्चे को मारना नहीं है उसको। तो वो पूरा फाइट सीक्वेंस में हमारा ऑडिशन सीन था और मैंने उन 14 के 14 लोगों के साथ टेस्ट करा, और किसी के साथ हम 1 टेक कर रहे हैं, किसी के साथ हम 4 टेक कर रहे हैं। तो वो 14 लोग कब 35 से 40 लोग हो गए, काउंटिंग में मुझे भी नहीं पता। मैं तो इस ट्रांस में वहाँ बैठा हुआ था कि मैं सिर्फ़ बंदे पूछता था कि किस नंबर का आदमी है ये? तो वो कास्टिंग टीम बोलती है कि 7th नंबर का है, मतलब ये 7th नंबर है। मैंने कहा ओके, 7 और रहते हैं, करते हैं। और जब ना मैं ऑडिशन कर रहा था, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने हर एक उन 14 के साथ टेस्ट करा, क्योंकि वो सारे ना बेस्ट थे और हर कोई एज़ एन एक्टर हर कोई यूनिक है अपने में। कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ दे के गए मेरे को एज़ एन एक्टर, जिसमें मेरे को कहीं न कहीं रज्जू को प्ले करने में भी हेल्प करी है। मतलब कहीं न कहीं होता है ना, आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है, किसी ने कुछ एक जेस्चर किया, किसी ने कोई एक बात इस पर्टिकुलर वे में बोली है कि जो आपको ज़्यादा हिट हुई है। तो कई बार आप ना वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको मिल जाता है। और मेरे को इवन कास्टिंग टीम ने बीच में बोला भी कि भाई अगर तू थक गया है ना, तो तू रेस्ट ले ले, हम क्यों दे देते हैं। अब मेरे को 4 साल बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है, मतलब जितनी वैल्यू मैं उसकी समझ पा रहा हूँ उस ऑडिशन की, मेरे को था कि जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे को-एक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ऐसे क्योंकि अगर मैं उसकी जगह टेस्ट कर रहा होता और मेरा को-एक्टर उस स्पेस में है, बट उसने मेरे साथ इसलिए टेस्ट नहीं करा कि वो थक गया है, मुझे कितना बुरा लगता। मैंने कहा नहीं यार, मुझे सबके साथ करना है, और वो सब इतने प्यारे थे ना, मतलब कि कोई मेरे लिए चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई मेरे लिए खाना पूछ रहा है मेरे को कि यार तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब बहुत दूर-दूर से लोग आए थे, पुणे से आए थे, कोई हरियाणा से आया था, कोई दिल्ली से आया था वो टेस्ट करने। आकाश खुद कहीं उदयपुर से आया था वो ऑडिशन करने, वो कहीं बाहर गया हुआ था। तो मतलब कहीं न कहीं भगवान देखता है आपको कि मेरा कहीं न कहीं इंटेंट प्योर था उस चीज़ को लेके, कि मैं करने के लिए नहीं करना चाह रहा था, मैं जेन्युइनली मीन कर रहा था वो, कि मेरे को सबके साथ करना है और सबके साथ वो 100% ही देना है, कि किसी को ये ना लगे मेरे साथ कम एफर्ट मारा है, इसके साथ ज़्यादा एफर्ट मारा है। क्योंकि मेरे को अब भी याद है, जब मैं घर गया था, मैंने देखा मेरी बॉडी पे मार्क्स पड़े हुए थे, कभी घुटने में नील पड़ा हुआ है, छाती में स्क्रैच पड़े हुए हैं, क्योंकि तब तो बॉडी चार्ज अप थी, तब पता नहीं लग रहा है, पर घर गया जब कूल डाउन हुई बॉडी, तब पता लगा कि हाँ अभी बॉडी सूजनी शुरू हो गई है। पर वही है कि वर्थ इट है, सब वर्थ इट है। और वो कास्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशन है जो मैंने अभी एंटी कास्टिंग में दिया है, या अभी अभी तक जो मैंने दिया है, क्योंकि ईज़ी तो नहीं था मिलना, और मेरा मानना ये है कि ईज़ी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादातर चीज़ें अगर ईज़ी हो जाएँगी ना, उसकी लोग वर्थ नहीं समझते उसकी,
और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी वेस्ट हो जाती हैं कि बाहर बहुत हम जैसे एक्टर्स हैं जो सोचते हैं कि काश यार मुझे मिला होता ना, मैं थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करता। ये जो रज्जो का कैरेक्टर आपको मिला था, नरेशन में आपको स्पेशली बताया गया था कि ये रियल घटना पे आधारित है, ये सारी चीज़ें आपको पता थी? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं बताया था कि हम ऐसे रियल को कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। वो इंस्पायर्ड है, ये तो हमें पता ही था, ये बताया गया था, बट हमारा बहुत फ़िक्शनल है जो शो है, और मैंने भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं करी उस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे को जो स्क्रिप्ट मिली वो ऑलरेडी बहुत इलैबोरेटेड थी रज्जो के पर्सपेक्टिव से, और मैं रज्जो को प्ले कर रहा था, ना कि मैं रंगा को मुझे प्ले करना, जो अब जिस पे लोग बोल रहे हैं। तो मैंने उन पे कोई रिसर्च नहीं करी, बट हाँ, मैंने उन दोनों का ना एक फ़ोटो देखा था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, जो बहुत वायरल भी है, और उसमें आप उनकी ना आईज़ देखते हो कि दोनों की आईज़ इतनी हॉन्टिंग है ना कि आप जब उनको देखते हो तो एक बार को आप सोचते हो कि ये कैसे लोग होंगे, और उनकी आँखों में जो फ्लेयर है, मुझे था मेरे को ये चाहिए रज्जो की आँखों में कि जब वो सामने खड़ा हो ना, अगर वो सामने सिर्फ़ खड़ा है, आदमी की रूह काँपे, वो चाहिए मुझे। तो कहीं न कहीं वो इंस्पिरेशन मेरे को उस फ़ोटो से मिला, बट फिर बाकी मैंने क्रिमिनल माइंड्स को थोड़ा स्टडी करने के लिए थोड़े वेब शोज़ वगैरह देखी, फ़िल्म्स देखी उस चीज़ को, जो पर्टिकुलर साइकिक में जा रहे हैं कि अपने, क्योंकि मेरे को था, मैंने ऑडिशन टाइम से ही रिसर्च स्टार्ट कर दी थी कि मैं ही हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि आप जब स्क्रिप्ट आपको मिलती है तब जाके आप रिसर्च वर्क अपना स्टार्ट करते हो। मैं ऑडिशन टाइम से ही कर रहा था कि मेरे को वो साइकिक समझनी है, मेरे को प्ले करना है, कि ऑडिशन में भी मेरे को ऐसा आउट नहीं लगना है। अगर वो हरियाणवी डायलेक्ट फ़ॉलो कर रहा है, मैंने अपना ऑडिशन का जो स्क्रिप्ट था वो पूरा हरियाणवी में ट्रांसलेट करवाया था अपने दोस्त से, कि मेरे को ये बोलनी है भाषा भाई, तू बता मेरे को, वो मेरे को वॉइस नोट भेज रहा है, मैं वो उसको बोल के भेज रहा हूँ कि ये सही साउंड कर रहा है तेरे को। तो बहुत सारी प्री प्लानिंग रहती है आपके काम को लेके, जो आपको बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो किसी और के लिए सेंस नहीं बनाएँगी। बट एज़ एन एक्टर, एज़ एन रज्जो जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो रज्जो को बहुत सेंस बना रही है। तो हर एक्टर अपने हिसाब से काम करता है। जैसे वो लोग बहुत बोलते हैं ना कि मेथड एक्टिंग है, कि आप मेथड फ़ॉलो कर रहे हो। मेरे को भी लोग बहुत बोल रहे हैं कि तू मेथड है तेरा। बट जब आप बोलते हो ना मेथड एक्टिंग, बहुत बड़ी बात है मेथड एक्टिंग, और जब आप उनमें ग्रेड्स के नाम लेते हो जो हैं उस मेथड एक्टर्स में, मुझे नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं, बट मेरे को ये कि हाँ, ये एक प्रोसेस है जिसको मैंने फ़ॉलो करा। ज़रूरी नहीं है कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करूँगा या नेक्स्ट कैरेक्टर में इसको फ़ॉलो करूँगा। क्योंकि वो लेजेंड्स के साथ मैं बोलूँ कि एक टैग लेके अपना घूमना कि मैं मेथड एक्टर हूँ, नहीं भाई। अभी मैं उस उनके बराबर नहीं हूँ, और ना ही मैं उनके, मेरे को तो ये है कि अगर मैं उनके नाखून बराबर भी काम कर लूँगा तो बहुत है मेरे लिए। अभी वैसा कोई मेथड मैंने डेवलप नहीं करा है। बट हाँ, एक प्रोसेस है, जैसे थिएटर में आपको लर्निंग्स मिलती है कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, हाउ टू बिल्ड योर कैरेक्टर, तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं कि क्या वॉक रहेगी, क्या बॉडी लैंग्वेज रहेगी, कैसा डायलेक्ट रहेगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटस है तो क्या होगा, उसका फेवरेट फूड क्या होगा। मतलब ऐसे पॉइंटर्स हैं बहुत सारे जो आप बनाते हो कि अगर उसका फेवरेट दोस्त है तो वो क्या करते होंगे साथ में दोनों, मतलब चिल करने के लिए। जैसे प्यारे मोहन उसका कैरेक्टर है, तो आप वो पॉइंटर्स फॉलो करते हो। तो वही मैंने, जो मेरी थिएटर्स की लर्निंग्स थी, मैंने उनको यूटिलाइज़ करा इसमें। आपकी जो एक्टिंग देखने के बाद से हर कोई एकदम दंग है। मतलब आप अगर देखोगे भी सोशल मीडिया पे भी जो क्लिपिंग्स घूम रही हैं, उसमें मतलब आपने तो खैर एक्टिंग की है, लेकिन जो कहते हैं ना, वो एक्टर चाहता है कि लोग नफ़रत करें अगर हम कोई ग्रे शेड या कुछ नेगेटिव कर रहे हो, जो आपने बहुत अच्छे से पा रहे हो। आप देख सकते हो कमेंट्स भी जो आ रहे हैं, जी, जी, पकड़ जी। के फेंक देना चाहिए, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें। मतलब भाई ऐसे, भाई बहुत ऐसे गाली, 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 और लास्ट में, बट भाई तूने बहुत अच्छा काम करा है, बट अगर तू यहाँ होता मैं तुझे पक्का मार देता। मैंने कहा ओके। ये पहले दिन हो गया था, 12 को शो आया है हमारा, रात को ऑन एयर हुआ है, और सुबह तक मेरे को ऐसे टेक्स्ट आने शुरू हो गए हैं कि भाई तू कहीं दिख मत जाइयो, तूने अच्छा नहीं करा बच्चों के साथ, तू मिल मत जाइयो, ऐसा वाला, तू कहीं दिखा तुझे मार देंगे। और मैंने कहा भाई ठीक है, मतलब अच्छी बात है, बट फिर उसके नीचे वो लिखते हैं बट यू आर ब्रिलियंट इन द शो। मैंने कहा चलो तारीफ कर रहे हैं, सच में नहीं मारने वाले। तो वो कॉम्प्लीमेंट है कि आप एक कैरेक्टर जिसको आप चाहते हो हेट मिले और वो मिल रही है, तो वही प्यार है। बट वो करने में आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और इमोशनली आप कितना उस चीज़ों से कनेक्ट हो रहे थे? मेरे को तो सच बताऊँ, जब मैं उस प्रोजेक्ट में इन हुआ, जब हम ऑन फ्लोर गए या लाइक जब हम एक्टिंग वर्कशॉप में भी थे, मेरे को एक दिन भी ना नींद नहीं आई है ढंग से। मतलब मैं सोया हूँ, बट वो एक हैवीनेस मेरे साथ थी जिस दिन मैंने रैप नहीं कर दिया, या मैं त्र्यंबकेश्वर गया था रैप करने के बाद शो, कि मैं गया वहाँ से आया, और नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ ना, मुझे तब लगा कि यार आज नींद पूरी हुई है, आज शायद मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि कि वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है आपको ना। और
मैं उस साइकिक में था कि मैं ज़ोन आउट नहीं कर पा रहा था उस दौरान कि सपोज़ करो मेरी शिफ्ट ओवर हो गई और मैं घर जा रहा हूँ, बट सडनली मैं कुछ नोटिस करूँगा और आई एम लाइक ये रज्जो का पर्सपेक्टिव है, रज्जो इसको ऐसे देख रहा है। और मेरे पास एक प्लेलिस्ट मेरे को प्रोशी सर ने दी हुई थी कि वो बेसिकली रेफरेंस म्यूज़िक था शो के लिए कि ऐसा-ऐसा म्यूज़िक मैं कुछ सोच रहा हूँ सीन्स के लिए। मैं इन जनरल भी वो सुनता रहता था। जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वो म्यूज़िक लगा के मैं चलता रहता था ट्रांस में। मैं उसी पर्सपेक्टिव से रज्जो के पर्सपेक्टिव से जनरल लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता था कि वो शायद किसी और मोड में दुनिया वर्क कर रही होगी। बट जब मैं उस ज़ोन में होता था अपने म्यूज़िक में लगा के और मैं वो देखता था, मेरे को इवन याद है जब मैं लोकल में भी या ट्रैवल करके कभी सेट पे जा रहा हूँ कि जल्दी पहुँचना तो लोकल पे चले गई कि आज नहीं जाना कैब से, जल्दी पहुँच गए। या कभी ऑटो वाले से ऐसे हो गई कि उसने मेरे को नहीं बिठाया तो वो जो लुक में एकदम शिफ्ट आता है, वो मेरे उस टाइम कंट्रोल में नहीं था, वो हो रहा था मेरे साथ क्योंकि वो साइकिक को इतना इन हो गया था मैं, कि वो आउट करना मुश्किल हो रहा था मेरे साथ। क्योंकि मेरे को अभी याद है मैंने अपना जो मूड बोर्ड बनाया था अपने कैरेक्टर को लेके, वो मैंने अपने एकदम वॉल के बिल्कुल सामने लगाया कि मैं उठूँगा तो मैं सबसे पहले वो देखूँगा। जिसमें विनोद खन्ना सर की फ़ोटो है, अमिताभ सर की फ़ोटो है। एट द सेम टाइम उसमें जो नसबंदी वाला जो उसका ऑपरेशन का प्रोसेस है वो उसकी फ़ोटोज़ हैं। उसमें कॉकरोचेस की मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं क्योंकि मेरे कैरेक्टर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट हमने बनाया था वो कॉकरोच था। तो क्योंकि वो एक तरीके से बिहेव नहीं करता है, वो अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है हर सिचुएशन में अकॉर्डिंगली अपने आप को बचाने के लिए बस। मेरे रूममेट्स मेरे को ऐसे बोलते थे कि तू पागल हो गया है। मैं खाना खाते हुए ऐसे कॉकरोचेस की वीडियोज़ देख रहा हूँ और मैं उनको बता रहा हूँ तुझे पता है ये एक स्पीशीज़ है जो दिन में निकलती है, ये एक है जो रात में निकलती है, ये ऐसे मीट करते हैं साथ में। और वो इवन सिंक में कहीं दिख गया वीडियो बना ली। मुझे भी पता है हम 4 बंगलो में गुरुद्वारे के पास हम आए हुए थे और हम जा रहे हैं रात को और सडनली ना मुझे नीचे स्ट्रीट पे एक कॉकरोच दिखता है बड़ा-सा और मैं उसकी वीडियो बनाने लग जाता हूँ और मेरा दोस्त कह रहा भाई इसको तो कुछ सिस्टम हिल गया है इसका। और मेरी एक दोस्त है जिसने ना शूट के दौरान मेरे को बुलाया था कि तू अभी क्या तुझे लीड मिल गया तो तू मिलेगा नहीं मुझसे? ऐसे-ऐसे टॉन्ट मारते दोस्त तुम्हारे। मैंने कहा यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा पर चल मैं आता हूँ। उस दिन फ़िल्म सिटी में हमारा शूट था, मैं खत्म करके उसके घर गया। वो और उसकी फ्लैटमेट थी। जब मैं वापस आने लगता हूँ ना तो वो दोनों मेरे को बोलती हैं कि भाई अब ना तू शो के बाद ही मिलियो मुझे जब तेरा शो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहती यार तू ना अभी किसी और फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहा है। उन्होंने कहीं न कहीं वो ना कुछ बात हुई होगी और मेरा सडन फ्लिप हुआ होगा उसमें, लुक में या कुछ जो उन्होंने बॉडीली फ़ील करा है। वो कह रही यार ये वो आदमी नहीं है जिसको मैं जानती हूँ। इवन जो उसमें मेरी नीस का कैरेक्टर कर रही है रमा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब मैं उसको शो से पहले से जानता हूँ। बट जब मैं कनक जो हमारी इंटीमेसी डायरेक्टर हैं, हमारी वर्कशॉप चल रही थी पहले, हम दोनों मिले, हम वर्कशॉप के बीच में थे और वो मेरे को बोलती है कि भाई मैं ऐसा लग रहा है तेरे से पहली बार मिल रही हूँ। और मैंने भी उसको ये बोला कि अगर मैं थोड़ा वियर्ड तुझे फ़ील करा रहा हूँ या तुझे कुछ अलग लग रहा है, आई एम सो सॉरी बट मैं खुद में अभी कुछ और फ़्लो फ़ील कर पा रहा हूँ। और वो मुझे ऐसे बोलती है यार तू बहुत बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग लग रहा है क्योंकि हम सेट पर भी नहीं, हम जस्ट वर्कशॉप में जिसमें हम एक-दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम्फ़र्ट रहे या हम अपने कोड्स बना लें, सीन के दौरान अगर कुछ हमें अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है तो हम उसको वहाँ पे स्टॉप कर पाएँ। बट मुझे अब भी पता है कि जो मैंने पर्सनली उस दिन वर्कशॉप में फ़ील करा था ना, वो कुछ अलग था, कुछ नया था वो कि वो रज्जो के पर्सपेक्टिव से था। उसमें दिव्या भी बैठी हुई थी वहाँ पे वर्कशॉप में। वो बैठी हुई है और वो मेरे को ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दोनों कि ये अभी कहीं और है। मुझे अभी याद है कि मेरे को उन्होंने बोला कि तुम ना इनको ऐसे नोटिस कर लो, दोनों को। और मैं उनको ऐसे कर रहा हूँ और उन्होंने शिवर फ़ील करा अपनी बॉडी में, दोनों ने। और वो कहते यार तू बहुत बहुत ख़राब तरीके से देख रहा है हमें। और मैंने कहा यार मैं कह रहा हूँ सो सो सॉरी बट अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अवॉइड करने की बट वो हो रहा था उस दौरान, वो फ़्लो था मेरी बॉडी में कि और मैं ना अकेला ही रहता था कि मेरे को अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो, मैं किसी से नहीं मिल रहा था उस दौरान कि मेरे को था कि अब मुझे पता है कि मेरे से कट नहीं हो रहा है, तो डेलिब्रेट क्यों किसी को वो फ़ील कराना अपार्ट फ्रॉम सेट। तो मैं जा ही नहीं रहा था कहीं, मैं किसी से फालतू मिली मैं इवन अभी शूट पे जब हम हैं, मैं अपने रूम में ही रहता था। गया, खाना खाया, वॉक करा, आ गया रूम में। किसी से कोई उतनी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जबकि मैं अली सर का फ़ैन हूँ, कि मेरे को वो एक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए था यार कि मैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
बट मेरे कैरेक्टर ने कभी अलाउ ही नहीं करा, रज्जू ने कभी अलाउ ही नहीं करा मेरे को कि तुझे ये करना चाहिए। और मैं बहुत, क्योंकि मेरे को अब भी याद है जिस दिन लास्ट डे ऑफ शूट था ना, मैं वैनिटी में हूँ, बैठा हूँ, और रोहित जो डीए है वो आता है और वो बोलता है मेरे को कि भाई चल चल फोटो कराते हैं सबके साथ, तू क्या कर रहा है? मैं ना स्क्रिप्ट पे फाइनल क्लोजर लिख रहा था ऐसे कि रज्जू भाई बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ, इतना टाइम हमने बिताया। कहीं न कहीं मैंने फ़ील करा कि मैं ना होके रज्जू ही फ़ील कर पा रहा था। पर भाई आज लास्ट डे है शूट का और मैं ये स्क्रिप्ट बंद कर रहा हूँ, मेरा हो गया आपसे। बट थैंक यू सो मच कि होपफुली लोग हमें याद रखेंगे। ये लिख के मैंने अपनी स्क्रिप्ट में रख दिया था। और कहीं न कहीं वो उस कैरेक्टर से निकलने के लिए एक सीड था जो मैंने उस दिन डाल दिया था, क्योंकि आप सबकॉन्शियस में भी ना एक थॉट डालते हो कि अभी मेरा हो गया है। वो बहुत ज़रूरी है आपको खुद फ़ील कराना कि हो। और मेरा बड़ा मानना है कि ना जब आप कोई थॉट है, आप एक होता है कि ब्रेन में उसको बस रन करना और एक होता है आप उसको लिख देना। लिखने के बाद वो और पुख्ता हो जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ से वो स्टार्ट था कि, और ऐसा नहीं कि मैंने कभी सोचा था या मैंने किसी और कैरेक्टर के लिए ऐसा करा है कि मैं किसी का क्लोज़र लिख के जा रहा हूँ। रज्जू में हुआ है वो, कि कहीं न कहीं आपका कैरेक्टर आपको बताता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसके अलावा कई ऐसे सीन्स हैं पूरे सीरीज़ में, देखेंगे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर देता ऑडियंस के। बट आपके लिए, रमनदीप के लिए कौन सा सीन जो था जो आपकी कहते हैं ना पूरी रूह को हिला दिया था? रूह को हिलाने वाले सीन तो मेरे 2 ही हैं उसमें। मैं इवन अभी जो शो देख भी रहा था तो मैं बिंज ही नहीं कर पाया, एक बार में देख लूँ सारे एपिसोड नहीं देख पाया मैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो इमोशन तो मेरे से ही होके गुज़रा है ना। मैं नहीं फ़ील करना चाह रहा था वो दोबारा कि जो मैंने उस दौरान फ़ील करा है, क्योंकि रह जाता है आपके साथ वो। और उसमें ना एक सीन है जिसमें वो गाड़ी में चारों जा रहे हैं और उन्होंने उन बच्चों को बैठा लिया है और सडन वो अटैक करते हैं हम पे। और उसके बाद बाबू बोलता है कि तू नामर्द है, बच्चों से मार खाएगा, तलवार उठा और मार इसको। हम मैम वो डिजिटल स्क्रीन पे शूट कर रहे थे उस दिन, और स्टार्टिंग का जो वो चंक था पूरा वो हमें 1 टेक करना था, जिसमें वो तलवार उठाता है, हिट करता है पूरा उसको। हमने उसके 4 टेक करे हैं, चारों 1 टेक करे हैं उसमें। और मैं इतना ट्रांस में था उस दौरान कि मेरे को लगा ही नहीं मैं सेट पर हूँ। मुझे लग रहा था कि मैंने 4 या 5 बार किसी को मार दिया है, सच में। और वो इतना, मतलब मुझे अभी भी शिवर फ़ील होता है वो करते हुए कि यार मैं नहीं था आधा दिन सेट पे। वो बहुत बहुत हॉन्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि रमन बहुत अलग है रज्जू से, बहुत ज़्यादा अलग है। मैं कि वो फ़ील कर पाना कि आपने जेनुइनली मार दिया किसी को, मुश्किल तो है, वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। और एक सीन है जिसमें ना वो साहिल की बॉडी को डंप करने जाता है लास्ट एपिसोड में, और उसको लगता है वो मर गया है। वो वहाँ उसको लेके जाता है, छोड़ता है और आ जाता है वापस। और फिर साहिल की ना पीछे से आवाज़ आती है। वहाँ वहाँ रज्जू टूट जाता है पूरा कि यार ये अब भी ज़िंदा है। फिर वो उसको वहाँ पर मारता है, और ये मुझे पता है कि ये थॉट ना कभी ऑडियंस पे डिलीवर नहीं होगा कि उसने उसको मारा। बट उस मारने में भी ना, जब मैं रज्जू को प्ले कर रहा था, मेरे को ये था कि रज्जू जब भी गलत करेगा ना, गलत में भी चूज़ करेगा क्या कम गलत है। तो जब मैं साहिल को मारने जाता हूँ, मेरे को ये था इसको ऐसे मारूँगा कि ये ना तुरंत ही मर जाए, खत्म हो जाए, कि ये तड़पे ना। बट यहीं पे अगर बाबू होता, वो शायद उसको तड़पने के लिए छोड़ देता कि तड़प के मर जाए। और कहीं न कहीं यही चीज़ मेरे को रज्जू के लिए बहुत फ़ैसिनेट करती है और उसको ह्यूमनाइज़ करने में बहुत हेल्प करती है मेरे को। तो ये 2 सीन्स हैं जो मैं अभी देखते हुए भी नहीं देख पाया था ढंग से कि मुझे, और अभी बताते हुए मेरे को ऐसा है कि यार हाँ, मुश्किल तो था वो। जी। ऑल्सो आपने एक इंटरव्यू में कहा था ऐसा कि आपको जब ये स्क्रिप्ट मिली थी, उसके बाद आपको इरफ़ान खान के हाँ, कब्र के हाँ, पास, हाँ। तो मेरे वो बर्थडे वाले दिन मेरे को स्क्रिप्ट मिली थी मेरी, जी। और मैं वो स्क्रिप्ट लेके सीधा पहुँचा था इरफ़ान सर की कब्र पे, हुँ। वर्सोवा में ही है उनकी। पता नहीं, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको और मेरे को बहुत रिग्रेट है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, उनका कभी काम नहीं कर पाया, क्योंकि अब भी जब मैं उनकी फ़िल्म देखता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ में ही है कि, और इवन कभी आप लो भी फ़ील कर रहे होते हैं कि आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए, आप देख लेते हो उनकी फ़िल्म। और मैं इतना एडमायर करता हूँ उनको कि जैसे लोग उनकी आईज़ के बारे में बहुत बात करते हैं कि कितनी डेप्थ है उनकी आईज़ में। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी
वो कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो उस थॉट से इतना कनेक्टेड रहते हैं ना कि वो उनकी आँखों में ऑटोमेटिकली दिखती है चीज़, कि वो फालतू उतना एफर्टलेस लगती है वो चीज़। तो मेरे को हमेशा होता है कि अपने थॉट से कनेक्ट रहना है, ताकि मेरी आँखों में जो वो फ्लेयर है या वो जो इमोशन है, वो कभी 1 सेकंड के लिए भी ना ऐसा ना लगे कि मैं आउट हो रहा हूँ कहीं से, कि वो जाए। और वही था कि सर मैं आपका काम बहुत पसंद करता हूँ, बस अपनी कृपा बना के रखना मेरे ऊपर कि अगर मैं आपके नाखून बराबर भी कहीं टच कर दूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो इसके अलावा जब आपको सेट पे इतने सारे एक्टर्स थे, जैसे अली फज़ल आपने उनकी बात की, उनके साथ भी आपने स्क्रीन जब शेयर किया, तो पहला टेक जब आपने दिया होगा, कुछ अंदर चल रहा होगा? क्योंकि जब हम किसी के फ़ैन होते हैं ना, तो अंदर एक अलग ही इमोशन चल रहा होता है। मैम मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि जब आप इस फ़ील्ड में काम कर रहे हो ना, कहीं न कहीं वो चीज़ आपकी बहुत कट ऑफ हो जाती है, जो आप अपने एक छोटे शहर में जब आप रहते हो और आप सोचते हो कि मुझे स्टार से मिलना है और मेरे को काम करना है। बट जब फ़ील्ड में काम करने लग जाते हो ना कहीं वो कम होने लग जाता है। और एट द सेम टाइम जब आप इतना हेवी कैरेक्टर कर रहे हो और जो चाहता है कि आप उसकी साइकिक में रहो, वो अलाउ ही नहीं करता आपको कि आप कहीं किसी उस इमेज में चले जाओ या वो ब्रेक करो। क्योंकि मैं उस टाइम पे अली सर को अली सर ना देख के मैं जेपी ही देखता था, कि ये जेपी है और मैं रज्जू हूँ, मेरे को इनसे दूर रहना है। बस ये था। हाँ, सोनाली मैम के साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को फ़ोटो लेनी थी उनके साथ और मैं रज्जू के गेटअप में गया उनके पास कि मैम मुझे फ़ोटो लेना है, कि मैं फ़ैन हूँ आपका और मेरी दीदी बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, तो फ़ोटो दीदी को भी भेजना है मैंने। और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि 1 मिनट, मतलब रज्जो जो मेरे बच्चों को मार रहा है, वो मेरे से फ़ोटो लेने आया है। मतलब उनको भी थोड़ा वो बिलीव करने में टाइम लग गया। मैंने कहा नहीं मैम मैं रमन हूँ, मेरे को फ़ोटो चाहिए। तो मैंने मैम के साथ फ़ोटो लिया था। इवन उनसे मैंने स्क्रिप्ट पे ऑटोग्राफ भी लिया था कि वो अभी तक पहले आर्टिस्ट हैं जिनका मैंने ऑटोग्राफ लिया है। तो अच्छा था वो काफ़ी, बट हाँ, वैसा स्टारस्ट्रक होना या वो, क्योंकि ना कभी उन्होंने मुझे फ़ील भी नहीं कराया ना सोनाली मैम ने या लाइक अली सर ने, कि वो एक होता है ना पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर बना के रखना कि तू अगर नया है कोई बात नहीं, बट तू हमारे साथ ही है, आना साथ में काम करते हैं। तो वो स्पेस मिलना बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ को लेके कि उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नया नहीं फ़ील कराया सेट पे कि यार तू बाहर से आ रहा है या तू नया है। मैं कहा नहीं भाई तू जो कर रहा है यार मतलब बड़ी बात है ये, तो तू उसको चेरिश कर। उनसे कोई कॉम्प्लीमेंट मिला आपको, जो कहते हैं ना एक अलग जगह बना लिया आपके दिल में? अली सर ने मेरे को बोला था तू बेस्ट है इस शो में मेरे लिए। मैंने कहा थैंक यू। मतलब मैं मिर्ज़ापुर का फ़ैन हूँ, गुड्डू पंडित का फ़ैन हूँ मैं, और वो बोल रहे हैं कि तू बाबा क्या करा है तुमने। इवन सोनाली मैम बोलते हैं कि बहुत बहुत अच्छा काम करा है तुमने, तो कहीं न कहीं कुछ तो अच्छा करा होगा अगर वो बोल रहे हैं तो। उनके साथ क्या हुआ कोई सीन ऐसा जहाँ पे कहते हैं ना हो नहीं रहा हो, जिसके लिए काफ़ी टेक्स लगे हो, ऐसा कोई नहीं, सीन था? ऐसा कोई ठीक नहीं था, बट हाँ, जैसे हम उसमें पुराने टाइम के व्हीकल्स यूज़ कर रहे थे, तो वो हमें पता है कि हमारे व्हीकल्स बंद हो जाते थे चलते-चलते। तो एक चेज़ सीक्वेंस है हमारा जिसमें मैं और बाबू भाग रहे हैं बाइक पे और वो हमें चेज़ कर रहे हैं पूरी पुलिस फ़ोर्स के साथ अपने, और हमारी बाइक बंद हो जाती है रास्ते में ही और हमें पकड़ लेते हैं। हटाओ हो गया शो खत्म, चलो पकड़ लिया। तो बस वो एक फन मोमेंट था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जो सीन ना हो रहा हो, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स बहुत बहुत बढ़िया हो, क्योंकि अगर हमसे नहीं भी हो रहा होगा ना वो निकलवा लेंगे हमसे। जी। रज्जू और बाबू की जोड़ी ऐसी बन गई है ना कि हर जगह आप सबकी रिक्वायरमेंट ऐसे कि वापस से और कुछ नया आए। जी, 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 जी। हम भी चाहते हैं कि कुछ जल्दी कुछ नया प्रेज़ेंट करें ऑडियंस को। जी, बट रियल लाइफ़ में कैसा है आप दोनों का बॉन्ड? अच्छा है, उसका भी बर्थडे था परसों और हमारी मतलब मेरी फ़ोन पे तो बात नहीं हुई, बट टेक्स्ट पे बात हुई, और वो भी बहुत ऑक्यूपाइड था, मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड था। बट भाई जैसा है यार मेरे वो बिल्कुल, मतलब मैं तो काफ़ी उससे बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को वैसा कोई एक्टर मिला है, क्योंकि सिर्फ़ रज्जो 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 को अकेला काउंट नहीं कर सकते, बाबू है साथ में, और बाबू को आप अकेला काउंट नहीं कर सकते, बाबू के साथ भी रज्जो है। आप कहने को दोनों अलग हैं बट वो अटैच ही हैं, जिसकी वजह से वो आपको रज्जो बाबू दिखते हैं दोनों। वो एक बंदे का नहीं, हम दोनों ही एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो ग्रेटफुल हूँ मैं काफ़ी। जी। हाल ही में बॉबी देओल का एक इंटरव्यू का काफ़ी क्लिप वायरल हो रहा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। देखा है आपने कि हाँ, मैंने मतलब जिस देखा तरह से वो है, बता रहे जिसमें क्या? वो कुछ बोलते हैं कि रंगा बिल्ला ने उनको मिले थे और उनसे पूछा कि तुम्हारे स्कूल में कौन-कौन है? तो
उन्होंने बॉबी सर का नाम लिया था और फिर उनके फादर साहब ने उनको घर पे ही लॉक कर दिया कि कहीं नहीं जाना ये वो। उनके ही फ्रेंड को किडनैप। हाँ, तो मुझे नहीं पता था, मैंने भी रील पे देखा है कि मैंने कहा अच्छा ये सब भी है। क्या बात है, मतलब वो लोग मतलब बॉबी देओल को उठाने वाले थे, मतलब क्या बड़ी बात है भाई वो तो। बट हाँ, मेरे को ऐसा पता नहीं था इस बारे में ना, और ना ही मैंने वो रील देखने के बाद और रिसर्च करा कि क्या हुआ, क्योंकि नहीं, मेरा मन नहीं कह रहा वो सब जानने का। बट हाँ, इफ़ेक्टिव था कि क्या बात है। ऑल्सो रमनदीप, आपका ये जो कैरेक्टर इतना पावरफुल हो गया ना, लोगों के दिल में तो जगह बना लिया है, लेकिन क्या आपके दिमाग में ज़रा भी सेकंड थॉट है कि मतलब कहीं मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ, आगे के जो प्रोजेक्ट्स मिले कहीं वो इससे इर्द गिर्द घूमते हुए ना मिल जाए? मैम अभी ना मैं ऐसा कुछ टाइपकास्ट वगैरह को लेके सोच नहीं रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से अपने शहर आया था काम करने, बॉम्बे। और मैं जिनको एडमायर करता हूँ, इरफान सर को, मनोज वाजपेयी सर को, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को, या रणदीप हुड्डा सर को, इन्होंने भी ना सेम सेम कैरेक्टर्स करे हैं, बट उन्होंने उनमें भी कुछ ना कुछ यूनिक ऐड करा है जिससे वो कैरेक्टर थोड़े अलग दिख गए, बेशक सेम जोन के कैरेक्टर्स हों। और एज एन आर्टिस्ट मेरा भी यही काम है कि मेरे को अगर सेम जोन का भी कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि रिटर्न में हमेशा एक कैरेक्टर अलग होता है, आपको लग सकता है उसका एक मेन इमोशन सेम हो सकता है, बट उसके बीच में जो चेंजेस लाने हैं जो उस राइटर ने दिए हैं, वो एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं उसमें कुछ फ्रेशनेस ऐड कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ और नहीं करना चाहता, मैं फ्री हूँ, मैं चाहता हूँ और जोनर्स एक्सप्लोर करना। आगे और भी ऐसे कैरेक्टर्स आप करने के लिए हाँ, मैं रेडी रेडी हैं? हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एज़ इट इज़ नहीं करने वाला। हर कोई जो कि साइकिक का नहीं होगा, वो अपना एक म थॉट प्रोसेस लेके आ रहा होगा वो। हुँ। तो आगे चल के अगर आपको कोई ऐसी रोमांटिक मूवीज़ मिलती या कुछ, तो रमनदीप क्या रिएक्शन होगा समझ प्लीज़ कर लो मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि कोई तो कराए, मतलब मैं इतना सिंगल हूँ कि मेरे घर में कंघी भी नहीं है, कंघा है। तो मैं तो सिनेमा पे तो मोहब्बत करने ही जाऊँगा। जी। और कॉमेडी फ़िल्में अगर कुछ मिली ऐसे कुछ तो? मैं करना चाहूँगा प्लीज़, क्योंकि ये इसमें बहुत कुछ लोडेड है। मैं चाहता हूँ वो रिलीज़ हो। जी। तो कॉमेडी अगर फ़िल्म की बातें आती है तो आई एम श्योर उसके लिए भी कुछ रेफ़रेंस हमारे दिमाग में रहता है। आपके दिमाग में क्या है? कौन-सी अरे मूवीज़ ऐसी बहुत है हैं, बहुत सारी हैं, धमाल है। और कौन-सा ऐसा कॉमेडियन है जो आपके दिमाग में आता है, ये ऐसी कुछ मेरे को मूवीज़ ऐसा का आता है? कॉमेडियन वैसा नहीं, मेरे को ना सिचुएशनल कॉमेडी बहुत पसंद है, हुँ, कि उनके लिए बेशक डार्क हो रहा होगा शो में, बट हुँ। एज़ एन ऑडियंस हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं कि यार ये कहाँ फँस गए हैं लोग। ऐसी वाली किसकी पसंद है आपको? मेरे को अभी अगर आप देखोगे मंजूमल बॉयज़ करके एक हाँ। फ़िल्म आई थी, एक अभी आवेशम करके फ़िल्म आई थी, हुँ, तो आप जब उनमें देखते हो वो सिचुएशनल कॉमेडीज़ हैं, उनके हुँ, साथ जो हो रहा है कि वो एक गुंडे के साथ फँस गए हैं। पहले हुँ। तो उन्होंने उससे सपोर्ट ही लेना चाह रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो अब ओवरपावर कर रहा है उसको और वो निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। तो जी। वो कॉमेडी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट वो हो जा रही है हुँ, एज़ एन हुँ। ऑडियंस आप देख रहे हो तो। हुँ, हुँ। मेरे को काफ़ी पसंद है। जी। ऐसे जब फ़िल्में और सीरीज़ वग़ैरह कुछ बनती है ना, तो शूटिंग तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एडिटिंग में चॉप हो जाती सारी चीज़ें। कोई ऐसा सीन आपने किया था जो आपको बहुत लगा था कि हाँ, ये जब आएगी स्क्रीन पे एकदम धमाल मचेगी, लेकिन वो चीज़ें कट गई हैं, ऐसा कुछ है? मतलब राख में पूछ रहे हो आप? ऐसा लाइक सीन तो नहीं कट हो गया, सीन क्रिस्प ज़रूर हो गए हैं और मुझे कुछ बुरा नहीं लगा उसमें। टाइम ड्यूरेशन के लिए? होप सो वो मेकर्स की चॉइस है, वो जैसे करना चाहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना आपका जस्ट जो सीन का फ़ील है वो आपको मिल रहा है, बट सीन लंबा हो रहा है। तो हमें वो फ़ील पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जा ना कि हम पूरा सीन रख लें। तो उनको लगा कि उसको थोड़ा चॉप ऑफ करना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया और वो उनका काम है, मैं उसके लिए उनको जज नहीं करूँगा और ना ही मैं दिल पे लेके बैठ जाऊँगा कि मेरा सीन कट गया। तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जब मैं सेट पे हूँ, जो मेरे को मिला है मैं उसको उतनी शिद्दत से करूँ और अगर मैंने अच्छे से करा है, तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट शो में रहेगा, मुझे इतना पता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहा भी है। और कोई ऐसा रहा है जो चॉप हुआ है, जो आपको लगा था वो होगा शायद? नहीं, ऐसा कुछ चॉप वाला तो नहीं है, क्रिस्प हो सकता है कि थोड़ा उन्होंने शॉर्ट कर दिया हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा सीन ही हटा दिया किसी ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी। इतने सारे कास्ट के बीच में जब आप थे वहाँ पे, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी। बट उस वक़्त आपका सेट ऑफ माइंड क्या था? कैसे ये सब चीज़ों के बीच में भी कैसे आप रज्जो के कैरेक्टर में तो थे, लेकिन रमनदीप का क्या चल रहा था कि मतलब यूनिट देख रहे हो, न जाने यूनिट में कितने लोग देख रहे हो, अंदर क्या चल रहा था? घबराहट थी या फिर एक्साइटमेंट थी कि जब शो आएगा तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? मुझे कोई घबराहट नहीं थी मैम और सेट पे भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को मैं बहुत चिल आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मज़े करने का कि मेरे को मज़े करने हैं और जिस दिन मेरा लगता है कि आज मेरा हो गया है, तो मैं पूरा उसमें चल जाता हूँ कि आज फ़न ही करना है और मैं हमेशा वही चाहता हूँ कि
कि कोई एक मास्क लेके ना घूमो अपने चेहरे पे कि मैं ऐसा हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि वो कैरेक्टर बनाने के मैं पैसे ले रहा हूँ और वो मैं सिनेमा में करना चाहता हूँ, मैं रियल लाइफ में नहीं करना चाहता वो। तो मैं चाहता था कि मैं इन जनरल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहे, तो वही मैं कोशिश कर रहा था, मैं जैसा हूँ वही प्रेज़ेंट करूँ और काफ़ी अच्छे रिलेशन थे मेरे सारे यूनिट के साथ। जी। बाबू जैसा कैरेक्टर जो आपको सीरीज़ में मिला था, रियल लाइफ़ में रमनदीप को कोई ऐसा मिला है? एकदम तिकड़मबाज़ी वाला? नहीं, नहीं, नहीं और भगवान करे ना ही मिले और मेरे को नीड भी ना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। जी। दोस्ती आपकी मतलब फ्रेंडशिप में कितना बिलीव करते हो आप? बहुत, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो मैं अपनी फैमिली से नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ना आप हमेशा 24 घंटे बात करो या हमेशा अवेलेबल रहो। बट आप जब बात करो और आपको लगे कितना नीड था मुझे इस कन्वर्सेशन का। इवन अगर हम कहीं गए हुए हैं, वो बोलते हैं ना कि अगर आप साथ में शांति से बैठ भी सकते हो, जिसके साथ बैठ सकते हो बिना बोले भी, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसके साथ आप अपने डीप कन्वर्सेशन कर रहे हो। मैं बहुत बिलीव करता हूँ दोस्तों में, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने मेरे ऑडिशंस बनवाए हैं, जिन्होंने मेरे को हमेशा हेल्प करी है, क्योंकि वो हैं तो ही मैं भी हूँ यार, नहीं तो मुश्किल है। हम वो अभी इतने सारे लोग हैं जो मेरे को ऐसे बोलते हैं, यार तेरी ये सक्सेस जो है या जो वो पर्सनल लग रही है हमें, ऐसा लग रहा है कि हम जीत गए हैं यार। तो कहीं न कहीं मैंने लोग कमाए हैं वो। लोगों का हौसला भी बढ़ा है जो आपके साथ शुरुआत किए होंगे। नो डाउट मेरा भी बढ़ता था जब मैं लोगों को देखता था हुँ, हुँ। कि मेरे साथ का कोई बेहतर कर रहा है तो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते मोटिवेशन लेने के लिए, आप आस-पास ही देखते हो कि यार ये हमारे साथ से तो गुज़रा है। जी। ऑल्सो जब हम अपने से ज़्यादा काम किए हुए एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हैं ना, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, तो हमें उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, जो हमें आगे कहीं न कहीं, कभी न कभी काम आता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या आपने वो क्वालिटीज़ देखी आपके को-एक्टर्स के साथ, जो आप आगे ज़रूर इवॉल्व करेंगे? मैं मोस्टली ना काम तो मैं देखती हूँ हर किसी का प्रोसेस कैसा रहा, क्योंकि जब शूट हो रहा होता है ना, हर आदमी अपने ज़ोन में रहता है और मैं भी जब अपने कैरेक्टर में रहूँगा, मैं उनका प्रोसेस ना जज करके मैं उनको ना ऑब्ज़र्व करता हूँ एज़ एन ह्यूमन बीइंग, वो कैसे हैं। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतने अच्छे लोग मिले हैं, जैसे मेरे को रणदीप सर मिले, मेरे को अली सर मिले, मेरे को सोनाली मैम मिले, मेरे को आमिर सर मिले, मेरे को अनंत भाई मिले थे अभी एक फ़िल्म में। तो वो जेन्युइनली वैसे ही लोग हैं, वो हम्बल सच में हैं, वो ऐसा कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा है होने का। तो मेरे को ना ज़ाकिर खान सर जो हैं वो बोलते हैं कि ना काम 19 चलेगा पर आदमी 20 चाहिए, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ उसमें कि मेरे आस-पास जो लोग हों वो 20 हों और मैं भी 20 बनूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे को जो लोग मिले वो भी 20 हैं सारे। बट रमनदीप, जो आपने ज़ीरो से शुरुआत की, आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। कई लोग हैं ना, ये स्ट्रगल नहीं मतलब झेल पाते। कई लोग वाइंड अप कर देते, कई लोग कुछ भी करते। बट रमनदीप अपने इस स्ट्रगल को कैसे देखते? क्या कहेंगे आप इसे? कहाँ से वो जज़्बा आपके अंदर था जो बरकरार रहा कि मतलब नहीं मैं, क्योंकि आपने बताया भी कि छोड़ने वाले थे आप, लेकिन उसके लिए आपको कॉल आ गया। तो इसमें किसके पीछे क्या आप देखते? अ, कहीं न कहीं मैम ना स्पोर्ट्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें मैं क्रिकेट में था, तो उसमें ऐसा होता है ना कि आपने एक मैच में परफ़ॉर्म कर दिया और वो ख़त्म हो गया मैच। नेक्स्ट मैच में क्या किया आपने, वो मैटर करता है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है, आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, एक ऑडिशन कर लिया, अच्छा हो गया, कल क्या कर रहे हो तुम? कल वाले में कैसा करा तुमने, वो बड़ा मैटर करता है वो। तो वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आपने जब एक चीज़ बना ली है ना आपने, तो उसको दोबारा हटा दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमेशा उसी पे, जैसे ना जो मॉन्क्स होते हैं ना, मॉन्क्स, वो ना ऐसे बौद्ध मॉनेस्ट्री में, तो वो ना एक उनके पास एक लिमिटेड सैंड थी, तो उससे ना वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बड़े-बड़े, कि ताजमहल बनाया या लाइक कुतुब मीनार बनाया। बट उनके पास ना सैंड लिमिटेड है, तो उन्होंने वो बनाया, अब उन्हें वो मिटोना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अगला कुछ बनाना है। मेरे पास भी लिमिटेड सैंड है, मैं उससे एक इमारत बनाने के बाद उसी को नहीं निहारता रहूँगा कि यार मैंने ये बना दिया। मुझे वो मिटा के उसी सैंड से कुछ और नया क्रिएट करना पड़ेगा, आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो यही ज़रूरी है। जी। आगे किन डायरेक्टर्स के साथ आप काम करना चाहते हो? कुछ ड्रीम रोल भी ज़रूर होगा, आई एम श्योर।
मैं बहुत लंबी लिस्ट है मैम। आप मैं विक्रमादित्य मोटवानी सर के साथ काम करना चाहता हूँ, अनुराग सर के साथ, इम्तियाज़ अली सर के साथ, सुजीत सरकार सर के साथ, किरण राव मैम के साथ। एट द सेम टाइम अभी एक पंजाबी डायरेक्टर हैं जगदीप सिद्धू, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं यार कि वैसे नाम नहीं याद आ रहे मेरे। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ से और अपॉर्चुनिटी मिली। विशाल भारद्वाज सर हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। इवन अभी एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बूम बनाई थी, एक अभी बाफ्टा के लिए फिल्म गई थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं इवन साउथ में भी काम करना चाहता हूँ। मेरे को मलयालम सिनेमा जेन्युइनली बहुत पसंद है, तमिल बहुत पसंद है मेरे को। इन शॉर्ट आपको जहाँ जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी कहानी हो और मैं ग्रो करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को स्टक नहीं करना चाहता कहीं पर। मैं चाहता हूँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनके साथ रहूँ, उनके साथ जुड़ूँ। ये नहीं कि मेरे को लीड ही दे दो तुम, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ तुमसे कि यार आप लोग कैसे काम करते हो, इतना अच्छा सिनेमा कैसे बना रहे हो आप। करेक्ट। जैसे कि जब कोई फिल्में आती है ना एक्शन वाली, तो उसमें इंटेंस एक्शन हो रहा है, जैसे कि आपने इसमें इतना अच्छा है, वो कहते हैं ना एक क्रिमिनल का जो साइड होता है ना, आपने बहुत अच्छे से दिखाया। बट आपने कौन से ऐसे एक्टर को देखा होगा जो ऐसे कहते हैं ना ये इस टाइप का कैरेक्टर बहुत अच्छे से किया हो, जिससे भी आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हो? मेरे को रमन राघव में जो नवाज सर ने करा है कैरेक्टर, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है वो। और मैंने ना एक सीरीज़ देखी थी उस दौरान, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्रिमिनल, शायद उसका नाम क्रिमिनल है, पक्का नहीं पता मुझे। बट उसमें एक क्रिमिनल होता है और वो बोलता है कि ना फीमेल्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं। जब आप उनको मार रहे हो ना, अगर उनको पेन हो रहा है तो आप बेस्ट नहीं हो अपने काम में। आप उन्हें मारो और उन्हें पेन भी ना हो, तब आप बेस्ट हो अपने काम में। तो वो चीज़ रह गई थी मेरे साथ कि ये जो महीन है ना, महीन चीज़, ये चाहिए रज्जू में कि जब वो ट्रांसफ़ॉर्म करे तो वो जर्क ना लगे किसी को, वो ऐसे लगे पानी की तरह हो गया। इवन सेम गोज़ फॉर उसकी भाषा के लिए, कि जब वो हरियाणवी बोल रहा है तो खटके ना हरियाणवी, वो लगे कि अगर रज्जू होगा तो ऐसा ही होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे कहते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, प्लस आपको तारीफ़ें भी बहुत मिली है, बट कौन सा ऐसा कमेंट है जो कहते हैं आपके दिमाग को हिट कर गया है? मैम बहुत सारे पढ़ते हो सारे? बहुत सारे, मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे पढूँ। मेरे को लोगों ने ना बहुत बहुत दिल से मैसेज भेजे हैं। ऐसा नहीं कि इन पैसेजेस लिखे हैं लोगों ने कि मेरे को आपके वो नुआंस बड़े अच्छे लगे, वो पर्टिकुलर लुक बड़ा अच्छा लगा। मतलब डिटेल्ड रिव्यू थे बेसिकली वो जो मैसेजेस आए, और मैं जब वो पढ़ता हूँ और मेरे को लगता है यार, एक आदमी ने पहले टाइम निकाला, हमारा पूरा शो देखा, फिर उसने और टाइम निकाला कि इतना बड़ा चिट्ठा उसने लिख के मेरे को भेजा इन डिटेल। तो बहुत मैटर करता है। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है। जो भी लोग भेज रहे हैं, इवन अगर वो गाली भी भेज रहा है, वो भी भाई सर मत थे कि आपको वो खराब लगा कैरेक्टर इतना, मतलब आपने हेट करा उसको। मैं यही चाहता था कि आप उसको हेट मतलब करो। आपने काम अच्छा किया है। हाँ, मतलब हाँ, शायद लोग तो कह रहे हैं ऐसा। जी, कैरेक्टर के लिए कुछ भी आपको ऐसा वेट लूज़ या वेट गेन या कुछ भी आपने किया है? मैं प्रोसेस के दौरान मैंने वेट लूज़ तो कर दिया था, जो बहुत हेक्टिक था कि आपकी नींद तक नहीं पूरी हो पा रही है। तो मैंने हाँ, शूट के दौरान वेट काफ़ी लूज़ करा था। ऐसे उसके लिए पर्टिकुलर गेन करने की कोशिश करी है, वो पता नहीं कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, बट वही बियर्ड बढ़ाना, बाल बढ़ाना, वो सब था। और जिस दिन रैप था, मैंने सबसे पहले बियर्ड, बाल, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कट करो सब। कितने महीनों तक या साल तक आपने नहीं करवाया था बियर्ड और हेयर्स का? अगर ऑडिशन टाइम से देखा जाए तो कहीं न कहीं 4 से 6 महीने लग गए थे हमें, पूरा शो खत्म होते-होते। किसी भी शो या फ़िल्म हो, उसके डायरेक्टर का तारीफ़ मिलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको क्या मिला था? हमारा रैप जिस दिन हुआ, केक वेक कट करा हमने, एंड प्रोशिस सर ने मेरे को हग करा और उन्होंने बोला, ब्रो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई फाउंड यू। मैंने मैंने कहा यार अभी मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को आप सब लोग मिले। तो हाँ, मैं उस दिन जीत गया था वैसे शो आने से पहले ही। अब ये इतना हिट हो गया जब आपका शो, काम की कितनी बारिश हो रही है? क्योंकि कहा जाता है ना, एक काम अच्छा करो तुरंत फिर बैक टू बैक आपको काम की लाइन लगती है। मैम ये बस कहा ही जाता है कि काम के बाद आपको लाइन लगती है, आपको वेट करना पड़ता है चीज़ों के लिए। और ऐसा मेरे को कैट के बाद भी यही रियलाइज़ हुआ था। मेरे को लगा था कि दुनिया बदल जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मेरे को ये उम्मीद है कि मेरा काम लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं, मैं भी लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ कि अभी शायद मेरे को ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं एक्टर हूँ। कहीं न कहीं मेरा काम शायद वो बता दे लोगों को कि यार हाँ, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं या इसको हम इस किरदार में देख सकते हैं।
मैं बस उतना ही चाहता हूँ, काम की बारिश होना तो भगवान की दया है, और मेकर्स की अप्रोच है कि वो चाह मेरे को अगर देख पा रहे हैं किसी और किरदार में या किसी पार्ट में, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि काम बहुत वैसे लोगों तक भी पहुँचा होगा जिन तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे काम से मेरे को काम मिले, और जो आप कह रहे हो काम की बारिश हो जाए, तो मैं चाहता हूँ हो जाए बारिश, पर अभी तो नहीं हो रही है। जी, स्ट्रगलिंग पीरियड में ना इंसान को एक चीज़ सबसे ज़्यादा मारती है, वो होती है भूख। आपके केस में क्या था कि मतलब आपके यहाँ पे अरेंजमेंट थे खाने पीने के, या गली गली घूमने के बाद भी आपको भी किसी स्टॉल पर रुकना पड़ता था? मैम ऐसे गली-गली घूमना तो नहीं पड़ रहा था कि हाँ, खाने के वो हो गया, बट हाँ, ऐसा होता था कि मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी पूछते खाना खाया? मैंने बोल दिया हाँ, खाया है, और अभी तक प्लान ही नहीं किया कि क्या बनाना है। तो वो चीज़ें हैं कि बहुत दोस्त यार हैं कि आप किसी के घर वो कभी खा लेते हो, कभी वो हमारे घर खा लेते हैं, तो वो चलता रहता है। बट हाँ, ऐसे गली-गली घूमना तो बहुत गलत चीज़ है, वो ऐसे बोलना कि हर किसी का हाई लो चलता रहता है। कोई अपने घर का आपको राशन का डब्बा खोल के दिखाने लग जाए कि देखो मेरे घर में खाना ही नहीं है, तो ये अप्रोच नहीं है भाई। ये मेरे को लगता नहीं कि आप ये ग्लोरीफाई कर रहे हो अपने प्रोसेस को या अपनी जर्नी को। आप मुझे नहीं समझ आती ये चीज़ कि वो हमेशा लोग गरीबी क्यों दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कई एक्टर्स का ऐसा कहना है कि जब वो बिना गॉडफादर के आते, बिना किसी रेफरेंस के आते, तो हर गली उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है। वो मैम हमारा काम है देना, आप मत दो, आप घर बैठो। कोई नहीं बोल रहा आपको फ़ोन करके कि आप आ जाओ। आपका काम है, आपको जाके ढूँढना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं। और अगर आप टेस्ट दे पा रहे हो, आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, बट स्टिल आपका हो रहा है कि नहीं हो पाया, तो भी आप ग्रेटफुल ही फ़ील करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऑडिशन भी नहीं आ रहे। मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी मेरे से बात होती है और बोलते हैं भाई 3 महीने हो गए यार, कोई टेस्ट नहीं आया। तो वो ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ नहीं है अपना स्ट्रगल जो आप बता रहे हो, वो आपका पर्सनल चीज़ है, और मैं चाहता हूँ पर्सनल जितना रहे उतना बेटर करेगा, क्योंकि लोग आपका काम देखेंगे सबसे पहले। कोई ये नहीं देखेगा आपके घर में खाना नहीं है तो आपको खाना आके दे दे। वो आपका काम देखेगा, आप कितने अपने क्राफ्ट में माहिर हो। इस आदमी की मेरे को ज़रूरत है और ये अपने काम में बेहतर है, तो मैं इसको बुलाऊँगा। कोई आपको ये देख के काम नहीं देने वाला कि यार तू इसको खाने का नहीं है, इसके पास, इसको बुला लो, इसको काम दे दो। आपको काम आपका आना बहुत ज़रूरी है। और किसके साथ आप काम करना चाहते हो इंडस्ट्री में? इतने एक से बढ़ के एक धुरंधर, अगर एक्शन वैक्शन सीन आपको मिल जाए तो किसके साथ करना चाहोगे? मैं रणवीर सिंह सर के साथ काम करना चाहता हूँ। धुरंधर देख के तो मैंने कहा क्या बात है, इवन बैंड बाजा बारात से मैं फ़ैन हूँ उनका। मैं रणवीर कपूर सर के साथ काम करना चाहता हूँ। रॉकस्टार जब देखते हो आप ओके तो क्या बात है। मैं रणदीप सर के साथ काम करना चाहता हूँ, जयदीप सर के साथ काम करना चाहता हूँ, मनोज वाजपेयी सर के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं संजय मिश्रा सर के साथ काम करना चाहता हूँ। मतलब बड़ा वास्ट है वो, अगर आप ऐसे देखोगे कि हर ये सब बाप लोग हैं यार। और मैं अच्छा, आजकल हाँ, किसी को अप्रोच करना बहुत ईज़ी हो गया, एक्सेसिबल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है। आपको इंडस्ट्री से कोई कॉम्प्लीमेंट मिला ऐसे? हाँ, आ रहे किसका हैं कॉम्प्लीमेंट मिला आपको ऐसा? मेरे को रणदीप सर का ही आया सबसे पहले तो। मेरे को आदर्श गौरव भाई का आया, वनीत मोंगा मैम का आया, अभी दिया मिर्ज़ा मैम का आया मेरे को। मतलब सुजीत सर क्या कॉम्प्लीमेंट था? कि आप क्या बेहतर काम करते हो आप। और मैंने कहा यार क्या बात है। तो हाँ, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं। अभी ज़ाकिर सर का मेरे को आया, ज़ाकिर खान सर का, उन्होंने, और मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ, और उन्होंने मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही इंस्टा पे फ़ॉलो करा है, एंड आई एम लाइक भाई। आपने स्टोरी भी डाली थी। हाँ, मैंने स्टोरी डाली है उसकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कमाया है यार, क्योंकि मैंने उनको तब से देखा है जब मैं बॉम्बे भी नहीं आया था। मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हमारी एक जनरेशन है पूरी जिन्होंने ज़ाकिर खान को सुना है। वो एआईबी से लेके जो उन्होंने अभी जो अपना कॉन्सर्ट करा है, या जो उनका यार पापा करके जो है, जो उनका डिलीवरी एक्सप्रेस पूरा है, वो आधी चीज़ें मुझे रटी पड़ी हैं उनकी। और ये जो मैंने बोला कंघी नहीं कंघा उन्हीं का है। आदमी 19 चलेगा काम, मतलब आदमी 20 चाहिए काम 19 चलेगा, उन्हीं का है वो। मतलब बड़ी बात है भाई, वो मैंने कमाया है, और मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ पे कि हाँ, मैंने तभी स्टोरी भी डाली थी उसपे कि, क्योंकि आप उनके जब स्टैंड-अप्स देखते हो या जब आप उनकी स्पीच देखते हो, वो बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहे ताकि हम आपको इंटरव्यू मिलने की अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलती थैंक रहे। यू सो मच। बस मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो हम लाइक शायद मैं उतना एंथुसियाज़्म दिखा नहीं पाया हूँ,
बट मैंने कोशिश करी है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही प्रेज़ेंट करूँ खुद को। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर मैं इसमें आप देख सकते हैं, इन दिनों जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, सुनने मिल रहे हैं कि इतना इंडिया में ये हो रहा है, इस कोने में ये हो रहा है, मतलब वो सारी जब चीज़ें आप सुनते हो वो उस पर क्या कहना चाहोगे, उस पर पीओवी क्या है आपका? मैम पीओवी मेरा यही है कि ना लोगों ने फ़ील करना बंद कर दिया है। बहुत अपने इमोशंस को इतने लेके इतने रिजिड हो गए हैं कि हमें एक्सप्रेस ही नहीं करने हैं, हमें वीक नहीं दिखना है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक होके नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस अपने आप को वो हार्ड दिखाने की कोशिश में ना फ़ील ही करना बंद कर दिया लोगों ने। इन जनरल अभी ऐसा हो गया कि आपके बगल में पड़ोसी कौन रह रहा है किसी को मतलब ही नहीं है। कोई जानना ही नहीं चाह रहा, अपनी लाइफ़ में इतने व्यस्त हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि एक सोसाइटी थी जहाँ पे मैं अभी नानी के घर जब जाता हूँ, पूरा गाँव मेरा नानी का घर है, मतलब हर बंदा, मतलब हर जो उस एज में होगा, मामा मामा, नाना नाना, नानी नानी। तो वो चीज़ आप जब देखते हो कि एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी है जो हर किसी को जानना चाह रही है, जो किसी के दुःख में दुखी है, किसी के खुशी में खुश है, हमने वो करना बंद कर दिया है। और राग शायद इसी वजह से ना लोगों को इतना हिटिंग लग भी रहा है। कहीं न कहीं वो इमोशन दोबारा फ़ील किया है लोगों ने, वो जो अपने दिलों पे पर्दे लगाए हुए हैं। ईज़ी है, ये होना बहुत आम है। वो आम हो जाना बहुत गलत बात है कि हमें वो आम लग जाए। तो यही है कि शायद इसी वजह से हमारा शो लोगों को पसंद आ रहा है कि उन्होंने दोबारा लोगों को फ़ील कराया है कि भाई कुछ है इमोशन, उसको थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, घर लेके तो कहाँ ही जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।